नमस्कार दोस्तों, सीजीपीएससी ज्ञान के इस नए वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं मौर्य साम्राज्य के बारे में। आज का वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुने। बहुत सारे एग्जाम में मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आपने एक चीज आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी हुई है बहुत सारा, तो एक चीज जो है आप लोगों को बहुत ही अलग लगेगी मौर्य साम्राज्य के बारे में। वो क्या है कि जैसे इसके पहले हम लोगों ने जितने भी महाजनपद के बारे में देखा, बहुत सारे वंशों के बारे में देखा, तो कभी कहीं भी आप लोगों ने साम्राज्य शब्द नहीं सुना होगा। सिर्फ मौर्यों में ही साम्राज्य शब्द का उपयोग होता है। तो ऐसा एक विशेष कारण से होता है क्योंकि सबसे पहले किसी ने साम्राज्य की अगर स्थापना की थी तो वो मौर्य थे। तो दोस्तों मैं देखता हूं साम्राज्य शब्द होता क्या है, इसका क्या अर्थ होता है। दोस्तों मौर्य साम्राज्य में साम्राज्य जो है दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक है सम और दूसरा है राज्य। सम राज्य, इसी को बोलते हैं साम्राज्य। इसका मतलब ये होता है कि आपके नियंत्रण में जितने भी क्षेत्र हैं या फिर किसी भी राजन के अधिकार क्षेत्र में या नियंत्रण क्षेत्र में जितने भी उसने क्षेत्र अर्जित किए हैं उसको सुसंगठित करना, उसमें आपस में उस सबको एक बनाना, वही कहलाता है साम्राज्य। तो सबसे पहले मौर्य ही थे जिन्होंने साम्राज्य का निर्माण किया था। उसके बाद जो है साम्राज्य शब्द जो है मौर्यों के बाद से ही उत्पन्न होता है, उसके पहले कभी भी साम्राज्य का निर्माण नहीं किया गया था। ठीक है, तो एक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था को ही बोला जाता है साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य में मौर्य शब्द कहां से आता है, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार के मत दिए हैं। ठीक है, लेकिन मूल रूप से मैंने विकिपीडिया पे भी सर्च किया तो मुझे एक चीज पता चला कि मौर्य जो है एक मोरय शब्द से निकला है। मोरय का मतलब होता है मोर, मतलब मोर पालने वाले। ठीक है, तो मेन मौर्य साम्राज्य जो है एक नीच नहीं बोलना चाहिए, एक निम्न कुल का एक व्यक्ति जो है वह मौर्य साम्राज्य के शासक बनता है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं चंद्रगुप्त मौर्य की। जी हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य एक निम्न कुल का एक सदस्य था, एक निम्न परिवार से संबंधित था, लेकिन बाद में जाकर वही जो है मौर्य साम्राज्य का संस्थापक बना। लेकिन दोस्तों एक चीज आप लोगों को अपने दिमाग में ये चीज बैठा लीजिएगा कि असलियत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना का श्रेय हम लोग देते हैं वो है चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन क्या आपको यह पता है कि इसमें सबसे बड़ा योगदान जो था वो था चाणक्य। चाणक्य कहूं या कौटिल्य या विष्णुगुप्त, तीनों एक ही हैं। उसके निरंकुश प्रशासन ने, उसके तेज दिमाग ने और किसी भी साम्राज्य को पाने की ललक, किसी शासक के घमंड को तोड़ने की ललक, इसी का परिणाम है मौर्य साम्राज्य। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं चाणक्य की। घनानंद के दरबार में चाणक्य का अपमान हुआ, तो इस अपमान का बदला लेने के लिए उसने उसी समय एक प्रण ले लिया था कि घनानंद के साम्राज्य का विनाश करना है। तो उसी के लिए उन्होंने अपने दिमाग का यूज किया, अपने मानसिक कुशलता, अपने कौशल का उन्होंने यूज किया। और क्यों ना, उनके पास उस समय माना जाता है कि इतना दिमाग था कि वो क्या करते थे किसी को उसके बारे में पता भी नहीं चल पाता था। और ऐसा क्यों हो भी ना, क्योंकि वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो कि उस काल का सबसे प्रमुख यूनिवर्सिटी है, जहां पे हजारों स्टूडेंट जो हैं अलग अलग जगह से पूरे विश्व भर के जो स्टूडेंट्स हैं तक्षशिला यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और वहीं के वो एक अध्यापक थे, एक प्रोफेसर थे। तो स्वाभाविक सी बात है उनका दिमाग तो काफी तेज ही होगा। तो उन्होंने अपने इस शारीरिक और मानसिक कुशलता का उपयोग करते हुए उन्होंने घनानंद को पराजित किया और उसके लिए उन्होंने गुप्तचर, जिसको उन्होंने अपने अर्थशास्त्र में गूढ़ पुरुष के नाम से बताया है, उसका उपयोग किया था। दोस्तों सबसे ज्यादा जो रिसोर्सेस चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य साम्राज्य के बारे में हम लोगों को प्राप्त होते हैं वह है कौटिल्य या फिर चाणक्य का अर्थशास्त्र। क्योंकि स्वयं चंद्रगुप्त के गुरु चाणक्य या फिर चंद्रगुप्त काल के उनके प्रधानमंत्री के पद पे भी उनको नियुक्त किया गया था। उन्होंने अर्थशास्त्र का निर्माण किया था। अर्थशास्त्र बेसिकली एक राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित है।
मतलब वह एक राजनीतिक व्यवस्था है, एक राजनीतिक विज्ञान है। तो उसमें चंद्रगुप्त के काल की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पूरा वर्णन हम लोग को मिलता है। तो दोस्तों देखते हैं सबसे पहले कि मौर्य साम्राज्य में कौन कौन से शासक हुए थे और उनके प्रमुख कार्यों को आप लोग विशेष करके ध्यान देंगे, ठीक है। क्योंकि मौर्य साम्राज्य में मुख्यतः जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैं आपको अच्छे से बता दे रहा हूं, ध्यान सुनिए। मौर्य साम्राज्य में या तो आपको शासकों के बारे में पूछा जाएगा कि उसके क्रम पूछे जा सकते हैं और उससे संबंधित कार्य ये पूछे जाते हैं। राजनीतिक व्यवस्था में अलग अलग पदाधिकारी के नाम, उस समय उन पदाधिकारियों को क्या क्या कहा जाता था, इसके बारे में पूछा जाता है। साथ ही साथ अशोक के काल का सबसे जो ज्यादा क्वेश्चंस अभी तक एग्जाम में आए वो हैं उसके अभिलेख और शिलालेख। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको बताता हूं कि इस काल में सबसे ज्यादा जो साक्ष्य हम लोग को प्राप्त हुए हैं वह कुछ विद्वानों के लेख द्वारा, उनके ग्रंथों के द्वारा, साथ ही साथ कुछ अभिलेखों के द्वारा हम लोगों को मौर्य साम्राज्य के बारे में विस्तार से पता है। लेकिन सारा चीज पता नहीं हो सकता क्योंकि उस काल के जो कुछ घटनाएं हुई थी सब के बारे में हम लोग नहीं बता सकते क्योंकि उतने साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो थोड़ा जानकारी हम लोग को रानी के अभिलेख से मिल गई, कहीं किसी दूसरे अभिलेख से मिल गई, थोड़ी सी जानकारी हम लोगों को मेगास्थनीज की इंडिका से मिल गई, तो थोड़ी सी जानकारी हम लोग को दिव्य दान से मिल गई, तो थोड़ी सी जानकारी हम लोगों को अर्थशास्त्र से मिल गई। तो इस प्रकार अलग अलग जानकारियों से मैंने ये जो आंकड़े जो है इकट्ठा किए हैं और मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड टोटल जो है मैंने इस पे कवर किया है। इस वीडियो का आप ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शासक जो कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है वह है चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य जिसको मुद्रा राक्षस में कहा गया है वृषल। वृषल शब्द का अर्थ होता है दोस्तों निम्न कुल का। मुद्रा राक्षस एक बहुत ही अच्छी कृति है उस समय काल की जो मौर्य साम्राज्य के बारे में बहुत सारी जानकारियां प्रदान करती है। मुद्रा राक्षस के जो रचयिता थे वो विशाख दत्त थे। विशाख दोस्तों ये एग्जाम में पूछा जाने लायक क्वेश्चन है। विशाख दत्त जो मुद्रा राक्षस के रचयिता थे, क्योंकि ये एक प्रमुख साक्ष्य है मौर्य काल का, इसलिए ये क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो इस मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए जो शब्द यूज किया गया है वो है वृषल। वृषल का मतलब होता है निम्न कुल का। तो इसी मुद्रा राक्षस से हम लोग को इस बात की जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य वास्तविक में एक निम्न कुल का व्यक्ति था। साथ ही साथ इसमें उनके पिता के बारे में एक वर्णन दिया गया है। पिता का नाम था नंदराज और चाणक्य ने सबसे पहले हिमालय से इस बालक को लेकर आया था इसके तेज को देखते हुए, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने इसे मौर्य साम्राज्य का संस्थापक नियुक्त किया था। दोस्तों कुछ और जानकारियां जैसे अर्थशास्त्र में भी कुछ जानकारियां हम लोग को मिलती है चंद्रगुप्त मौर्य। साथ ही साथ यूनानी ग्रंथों में जो है सेंड्रोकोटस एक वर्ड का यूज किया गया है। सेंड्रोकोटस दोस्तों यूनानी ग्रंथों में बार बार इस शब्द का उल्लेख किया गया है सेंड्रोकोटस। लेकिन बाद में जाके विलियम जोन्स जो कि एक अंग्रेजी पुरातत्ववेत्ता थे, उन्होंने इस बात का पता लगाया कि सेंड्रोकोटस कोई और नहीं बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य ही है। तो कुल मिला के यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य के कई सारे नाम मैंने आपको बताए और अलग अलग साक्ष्य भी मैंने आपको बताया जहां जहां से इनके नाम लिए गए। जैसे वृषल ये मुद्रा राक्षस में कहा गया, सेंड्रोकोटस जो है यूनानी ग्रंथों में कहा गया है, जिसके सबसे पहले जो डिक्रिप्शन किया गया था, ठीक है,
वो किया था विलियम जोन्स ने। ये नाम भी आपको याद रखना है, विलियम जोन्स। तो दोस्तों ये रही चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य की बहुत सारी जानकारी हम लोगों को इन्हीं ग्रंथों से मिलती है। कुछ और बातें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपको बता देना चाहूंगा कि एक पुस्तक है दोस्तों जिसका नाम है एपियनस। एपियोनस ये भी एक यूनानी ग्रंथ है, ग्रीक का एक ग्रंथ है, एक पुस्तक है। इसमें 305 ईस्वी में एक बहुत ही भयानक युद्ध का वर्णन किया गया है। 305 ईसा पूर्व में, और ये युद्ध है सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में। जी हाँ दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य जिसका जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व में, और इसको चाणक्य जो कि उसका स्वयं का गुरु था और चंद्रगुप्त मौर्य इसका सबसे प्रिय शिष्य था, उसको 345 ईसा पूर्व में जन्म लेने के बाद उसको चाणक्य ने गोद लिया हुआ था। उसके बाद 322 ईसा पूर्व में वर्णन किया गया है कि वह सबसे पहले राजगद्दी पर बैठा था, और यही काल माना जाता है 322 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य की स्थापना का काल। मौर्य साम्राज्य की स्थापना दोस्तों 322 से लेके 184 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है। तो आप ये डेट याद रखें, 322 से लेकर 184 ईसा पूर्व। एपियोनस में 305 ईसा पूर्व में एक युद्ध का वर्णन है जो है चंद्रगुप्त मौर्य वर्सेस सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर वही है दोस्तों जो सिकंदर का सेनापति है। तो सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में 305 ईस्वी में जो लड़ाई हुई थी उसमें सेल्यूकस निकेटर बुरी तरीके से हार गया था। हार का नतीजा ये हुआ कि उसको 3 प्रमुख क्षेत्र गंधार, मकरान, हेरात, ये प्रमुख क्षेत्र जो है उसको चंद्रगुप्त मौर्य को देने पड़े। साथ ही साथ चंद्रगुप्त मौर्य को उसने अपनी पुत्री को भी सौंपा, मतलब सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कॉर्निया, उसका विवाह जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ। साथ ही साथ उसने एक और अपने दरबार के सबसे प्रमुख राजदूत मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो उसको इससे बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया आपको पता है? चंद्रगुप्त मौर्य ने 60,000 हाथी जो है उसको भेंट किए थे। अब ये आंकड़े सही है गलत, इसके बारे में तो जनश्रुति से ही ये बताया गया कि 60,000 हाथी जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को भेंट किए थे। दोस्तों यहाँ आपको एक जो सबसे प्रमुख नाम याद रखना है चंद्रगुप्त के दरबार का, वो है मेगस्थनीज। मेगस्थनीज जो कि चंद्रगुप्त के दरबार में था और इसकी प्रमुख रचना थी वो है इंडिका। ये दूसरा प्रमुख स्रोत है अर्थशास्त्र के बाद जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य साम्राज्य के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई। जैसे सबसे प्रमुख बात बताया गया उसकी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। दोस्तों इंडिका में बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य उस समय कितना बड़ा सेलिब्रिटी था। वह एक कोई साधारण सा शासक नहीं था। इंडिका में एक दृश्य की यहाँ दृश्य का उल्लेख किया गया है। इसमें से जो राजन है, जो चंद्रगुप्त मौर्य है, वह ऐसा राजन नहीं था, ऐसा शासक नहीं था जो डेली के डेली अपने जनता से मिलता था। 3 महीने 4 महीने और यहां तक कि कभी कभी 9 या 1 साल तक जो है जनता जो है चंद्रगुप्त मौर्य को देख नहीं पाती थी। तो जब एक विशेष दिन होता था जिस दिन चंद्रगुप्त मौर्य अपने जनता से मिलने के लिए निकलता था और उस दिन को एक पर्व की भांति मनाया जाता था, तो उस पर्व का उल्लेख जो है मेगस्थनीज ने इंडिका में करते हुए कहा है कि एक सोने के आभूषण से, चांदी के आभूषण से
सजाया गया एक हाथी जिसके ऊपर चंद्रगुप्त मौर्य बैठा हुआ है और उसके चारों ओर हथियार लिए हुए कुछ महिलाएं जो कि चंद्रगुप्त की रक्षा करते हुए, उन महिलाओं को घेरे हुए हथियार लिए हुए पुरुष जो उन महिलाओं की रक्षा करते हुए, और उसके बाहर कुछ ऐसे लोग जो हाथ में पेड़ लिए हुए और उन पेड़ों में कुछ तोते हैं जो बोलते हैं और वो चंद्रगुप्त मौर्य के जो ख्याति है या उसकी प्रशंसा करते करते पूरे जनता को चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इस सुंदर दृश्य का वर्णन मेगासीरीज ने इंडिका में किया हुआ है। तो आप इस बात से, इस इमेजिनेशन से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय चंद्रगुप्त मौर्य की ख्याति कहां तक थी। ज्यादा जानकारियां, इससे अलावा ज्यादा जानकारियां आपको चंद्रगुप्त मौर्य के काल की नहीं मिलती हैं। हाँ, एक 12 वर्षों का एक भीषण अकाल के बारे में बताया गया है दिव्यादान में। दिव्यादान में बोला गया है कि 12 वर्षों तक एक अकाल पड़ा चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, मगध के आसपास का क्षेत्र। तब क्या किया चंद्रगुप्त मौर्य ने, भद्रबाहु, आपको अच्छे से पता होगा, भद्रबाहु जिन्होंने कल्पसूत्र जो है उनकी रचना की है और जैन धर्म में प्रमुख माने जाते हैं भद्रबाहु। तो भद्रबाहु के शरण में चले गए और उन्होंने जैन धर्म को अडॉप्ट कर लिया। और जैन धर्म में अडॉप्ट करने के बाद वो जो है कर्नाटक के श्रवण बेलागोला जो जगह है जहां पे बाहुबली की विशाल मूर्ति, जहां पे हर 12 साल में, दोस्तों यहाँ पे आपको एक आंकड़ा याद रखना, 12 वर्ष का भीषण अकाल और 12 वर्ष का जो है 12 वर्ष में एक राज्य क्या बोलते हैं, महामस्तिष्क अभिषेक होता है। वहां जो मूर्ति बाहुबली की मूर्ति वहां पे लगी हुई है श्रवण बेलागोला में, वहीं पे लास्ट में अपने मृत्यु के आखिरी दृश्य को उन्होंने देखा था चंद्रगुप्त मौर्य ने। और 298 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने से पहले उसने अपना जो जितना भी साम्राज्य था उसने सिंहसेन को सौंप दिया था। दोस्तों सिंहसेन का उतना ज्यादा वर्णन नहीं मिलता है, लेकिन बहुत सारे इतिहासकारों का यह कहना है कि यह सिंहसेन कोई और नहीं बल्कि बिंदुसार था। तो इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मैंने आपको बताया 322 से लेकर 298 ईसा पूर्व के बीच चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था और उसने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भद्रबाहु के जैन धर्म को अपना लिया था और लास्ट में उसकी मृत्यु हो गई। 298 ईसा पूर्व के बाद सिंहसेन या बिंदुसार मौर्य साम्राज्य का संस्थापक बना, मौर्य साम्राज्य का शासक बना। ठीक है, तो बिंदुसार के लिए एक वर्ड जो है पुराणों में यूज किया है वो है अमित्रहंता। इसमें से बहुत सारे टॉपिक जैसे अगर छूट भी रहे हैं तो उसको लास्ट मैं आपको बता दूंगा। मैं उसमें क्या बहुत सारी चीजों को याद कर पाना बहुत मुश्किल होता है, मैं फिर भी आपको कोशिश कर रहा हूँ सब चीजों को बताने की। तो अमित्रहंता वर्ड का जो यूज किया गया वो बिंदुसार की। अमित्र का मतलब होता है शत्रु, शत्रुओं का हनन करने वाला, शत्रुहंता। अमित्रहंता बिंदुसार का ही एक दूसरा नाम है। तो बिंदुसार के काल में उतनी ज्यादा हम लोग को जानकारी नहीं मिलती है। कुछ जानकारी जो है दिव्यादान से लिए हुए, कुछ कलह के राजतरंगिणी से हम लोग को जानकारी मिलती है। ठीक है, और कुछ जानकारी जो है हम लोग को रुद्रदामन के जो अभिलेख है, गिरनार अभिलेख जो है, उससे भी हम लोग को कुछ जानकारी हम लोग को मिल जाती है। तो इस जानकारी में बताया गया है कि बिंदुसार आजीवक धर्म को मानता था। आजीवक संप्रदाय कृष्ण से रिलेटेड था। इस आजीवक संप्रदाय के प्रचार प्रसार के लिए उसने बहुत सारी गुफाओं का निर्माण किया था। बहुत सारे आजीवक संतों को उसने क्या है कि जमीन दान में दिए हुए थे, ऐसा दिव्यादान में लिखा हुआ है। और टैक्स फ्री कर दिया था अपने प्रजा, आजीवकों के जो प्रजा थी उनको टैक्स फ्री कर दिया था। सबसे प्रमुख बातें जो बिंदुसार की बात है, बिंदुसार के 3 पुत्रों का उल्लेख किया गया। हालांकि उसमें कुछ ऐसे ग्रंथ है जिसमें 100 पुत्रों का उल्लेख किया गया, लेकिन उसमें से 3 प्रमुख पुत्रों के नाम हम लोग पता है। आपको सबसे जो फेमस नाम आपको पता ही होगा वो है सम्राट अशोक, दूसरा सुसीम, और तीसरा नाम है तिस्स का।
दोस्तों 30 का नाम उतना फेमस नहीं है। इन दोनों के बीच जो है मुख्य रूप से उत्तराधिकार की लड़ाई हुई थी, उसके बारे में बताऊंगा आपको अशोक के काल में। तो कुल मिलाकर 3 पुत्रों का आपको उल्लेख मिलता है बिंदुसार के, अशोक, सुसीम और तिस्य। ठीक है, इसमें से ये जो अशोक था उस समय जब बिंदुसार का शासनकाल चल रहा था, तो अशोक जो है वो अवंती यानी कि उज्जैन का गवर्नर था, और ये सुसीम जो था वो तक्षशिला का गवर्नर था। मतलब कि उस समय बिंदुसार के काल में हम लोगों को 4 प्रांतों के बारे में उल्लेख मिलता है। दोस्तों 4 प्रांत आपको अच्छे से बता देता हूं। मौर्य साम्राज्य जो है उस समय 4 प्रांतों में विभाजित था। पहला प्रांत था उत्तरायण, उत्तरापथ भी बोलते हैं उसको, दक्षिणापथ। दोस्तों दक्षिणापथ बाद में आता है, इस पर आता है पूर्वी पथ, अवंती, और ये लास्ट में आता है आपका उड़ीसा या फिर तोसली या फिर कलिंग। तो 4 प्रमुख प्रांतों का उल्लेख किया गया है यहां बिंदुसार काल में। उत्तरापथ जिसकी राजधानी थी तक्षशिला, पूर्वी पथ जिसकी पाटलिपुत्र, अवंती उज्जैन, और जो तोसली कलिंग जिसका तोसली था, जो आधुनिक पूरी आदि का जो क्षेत्र है वो है। तो कुल मिलाकर ये था मौर्य साम्राज्य के 4 प्रांत और उसकी प्रमुख राजधानियां। इसमें से उत्तरापथ का यानी कि तक्षशिला का जो गवर्नर था वो था सुसीम, सबसे बड़ा पुत्र। उसके बाद देखते हैं पाटलिपुत्र, स्वयं यहाँ पे बिंदुसार का शासन था। अवंती उज्जैन, यहाँ पे जो है सम्राट अशोक, और तोसली कलिंग यहाँ पे तिस्य। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिला के इतने प्रांत थे। इनमें से आपको एक बात बता दूं, तो याद रखिए आप इस बात को कि अशोक और सुसीम सौतेले भाई थे। ठीक है, तो उत्तराधिकार की लड़ाई जो इन दोनों के बीच में हुई, जिसमें विजय जो है अशोक की। बिंदुसार के बारे में तो आपको जितनी बारे में कुछ बातें मैंने आपको बताया, जैसे आजीवक धर्म को मानता था, उसके कुल मिला के 3 पुत्र थे, 2 पुत्रों का विशेष उल्लेख मिलता है। कल्हड़ के राज तरंगिनी में एक घटना का उल्लेख किया गया है कि तक्षशिला का गवर्नर सुसीम था। उसके काल में प्रजा नाखुश थी, क्योंकि सुसीम बहुत ही क्रूर किस्म का राजा था और अपने जनता के ऊपर बहुत सारी यातनाएं दिया करता था। तो उसके विरोध में जनता में आक्रोश उत्पन्न हुआ और उन्होंने विद्रोह कर दिया। तो विद्रोह जो इतना भयानक था कि सुसीम स्वयं उसको कंट्रोल नहीं कर पाया। उसने बिंदुसार से सहायता मांगी। बिंदुसार पाटलिपुत्र से जो है बिंदुसार ने इसको कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन ये काम बिंदुसार से भी नहीं हो पाया। एंटियोकस नाम के राजा जो कि ग्रीक का राजा था, उससे भी उसने सहायता मांगी, लेकिन उस विद्रोह का सामना वो भी नहीं कर पाया। लास्ट में आके उसने अवंती के जो गवर्नर अपने बीच के जो पुत्र था सम्राट अशोक से सहायता मांगी। और आपको आश्चर्य होगा ये जान के कि सम्राट अशोक के पहुंचने के पहले ही उसके नाम मात्र से ही वहां जो विद्रोह चल रहा था वो रुक गया, वो बंद हो गया। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं आप लोगों को कि अशोक की जो ख्याति थी उस समय वो कितनी बड़ी थी कि उसके नाम मात्र से इतना बड़ा विद्रोह जो है टल गया। तो बिंदुसार के काल में ये प्रमुख घटनाओं का उल्लेख किया गया है। उसके बाद बिंदुसार के बाद उत्तराधिकार की लड़ाई होने लगी यहाँ पे सुसीम और अशोक के बीच में, जिसमें अशोक जो है जीता। उसने अपने 99 पुत्रों को, एक जनश्रुति के अनुसार अपने 99 भाइयों को उसने मौत के घाट उतार दिया था। तो जिसमें से सबसे जो प्रमुख जो उसका जो सौतेला भाई था वो था सुसीम, जिसके साथ उसको बहुत ही भयानक जो है युद्ध करना पड़ा था। और लास्ट में सुसीम की हत्या जो है अशोक ने करके स्वयं को जो है मौर्य साम्राज्य का नया राजा घोषित किया। तो ये थी दोस्तों बिंदुसार की कहानी। बिंदुसार के बाद 272 में सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य का संस्थापक बना, शासक बना। तो अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट क्या है अपने से अशोक। बिंदुसार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम लोग, चंद्रगुप्त से रिलेटेड तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, लेकिन बड़ा बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा साक्ष्य हम लोगों को कहीं से मिले हैं और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछे जाने की संभावना है वो है अशोक के काल के।
क्योंकि चंद्रगुप्त काल की ज्यादा हम लोगों को साक्ष्य मिले नहीं है उतने ज्यादा, कुछ एक दो घटनाओं का ही वर्णन किया गया। बिंदुसार का भी वही हाल है, लेकिन सबसे ज्यादा जो हम लोग कहीं पे जो साक्ष्य मिला है वो है सम्राट अशोक का। दोस्तों अशोक जो है इसका नाम बहुत ज्यादा फेमस है, सम्राट अशोक बोलते हैं, लेकिन कहीं भी सम्राट अशोक का ये जो नाम है वह फेमस नहीं है अगर पुराणों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो। मतलब कि पुराणों में तो इसको अशोक वर्धन बोला गया है, कहीं भी अशोक नहीं बोला गया। सिर्फ 2 ऐसे अभिलेख हैं जहां अशोक बोला गया और कहीं भी अशोक का वर्णन नहीं किया गया। सबसे जो पहला अभिलेख है वो है गुर्जरा अभिलेख है, और दूसरा जो है मास्की अभिलेख। इन दोनों अभिलेखों के अलावा कहीं भी अशोक नाम का वर्णन नहीं किया गया है। पुराणों में इसका नाम रखा गया है अशोक वर्धन। साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण सबूत या फिर साक्ष्य हम लोगों को मिले हैं अशोक के काल के, तो वो है शिलालेख और अभिलेख। और इन शिलालेखों और अभिलेखों में अशोक का नाम नहीं है, इसमें अशोक का जो दूसरा नाम इसमें बोला गया वो है पियदस्सी। पियदस्सी या बोला गया है देवान प्रिय। दोस्तों पियदस्सी देवान प्रिय का मतलब होता है देवों के प्रिय। तो आप जहां भी जाएंगे, अभी भी आप अगर घूमने जाएंगे कहीं शिलालेखों के दर्शन करने अगर आप जाएंगे, अशोक के शिलालेख बहुत सारे जगह में, टोटल 14 शिलालेख आपको मैं बताऊंगा अभी डिटेल से। तो इन 14 शिलालेखों को आप देखने जाएंगे तो हर जगह में आपको क्या है कि ब्राह्मी लिपि में लिखी हुई, तो आप तो पढ़ तो नहीं सकते है ना, अब तो पढ़ नहीं सकते उसको, ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। लेकिन विद्वानों ने क्या है उसको डिक्रिप्ट किया हुआ है, तो उसमें ज्यादातर पियदस्सी पियदस्सी लिखा हुआ है, देवान प्रिय जहां भी देखो आप देवान प्रिय मिलेगा। तो कुल मिला के अशोक के आपको 3 नाम का उल्लेख, अशोक वर्धन, अशोक और पियदस्सी, देवान प्रिय। ये तो हुई नाम। अब देखते हैं काम। दोस्तों वैसे अशोक का तो नाम ही काफी है, लेकिन अपन उसके काम पे ज्यादा फोकस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसने बहुत सारे काम किए हैं और इन सारे कामों का उल्लेख जो उनके 14 शिलालेखों से मिले हैं। मेरे कहने का ये मतलब होता है दोस्तों कि सबसे ज्यादा जो सबूत मिले हैं वो अशोक के काल में टोटल मिला के 33 अभिलेख, 33 साक्ष्य हम लोग मिले, 33 साक्ष्य। इन 33 साक्ष्य में 14 शिलालेख हैं, उसमें से आपको 7 अभिलेख हैं, लघु अभिलेख जो बोलते हैं, और बाकी जो मिले हैं वो है गुहा अभिलेख। गुहा लेख इसका मतलब होता है गुफाओं में बहुत सारी जानकारियां हम लोग को मिली हुई है। तो डिटेल से देखेंगे इस 14 इसमें से शिलालेखों से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और कुछ अभिलेख जो मैं महत्वपूर्ण अभिलेख सब 7 को याद रखने कोई जरूरत नहीं है, देखते हैं।